चलिए गुड मॉर्निंग दोज हु आर ऑनलाइन, गुड मॉर्निंग। और कल का मैप प्रैक्टिस किए घर पे जाके एवरीवन। बन रहा है वर्ल्ड मैप, ठीक है। चलो तो वर्ल्ड मैप आज हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। चलो नॉर्थ अमेरिका बड़ा है, पहले सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से चालू करते हैं। हम लोग आज ऑस्ट्रेलिया से चालू करेंगे, हर बार मैं नॉर्थ अमेरिका से चालू करता हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एटलस लाए आप लोग सभी? ओके वेरी गुड, आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया तो सभी को पता होगा। अभी जो क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, कुछ लोग नए भी हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल एक फाउंडेशन वर्कशॉप कर रहे हैं फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते का, जहां पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, जस्ट मैप वर्क तक। उसके बाद से आपकी सेपरेट क्लासेस होंगी। इंग्लिश विल सिट इन द इंग्लिश क्लासेस और हिंदी अपनी हिंदी की क्लासेस से बैठेंगे। दोनों जो होंगे अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सभी को पता है किधर था? ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में आता है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में आता है? विश्व के पूर्वी हिस्से में आता है या विश्व के पश्चिमी हिस्से में आता है? पूर्वी हिस्से में आता है, ठीक है। अब ये पूर्व और पश्चिम निर्धारित कैसे होता है हम लोग भूगोल में देखेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं। तो वो कहाँ पर आता है? विश्व के पूर्वी हिस्से में आता है। और अब जब हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ इस तरीके का है। कैंगरूज देखा है किसी ने? कंगारू। और वो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी है, और कुछ दिखता भी इसका जो अपर फेस है वैसा ही है, कुछ इस तरीके का ऑस्ट्रेलिया दिखता है। कंगारू के कान, ठीक है, कुछ वैसा ही हमारा ऑस्ट्रेलिया दिखता है। द वर्ल्ड मैप इज एंटायर फन, बहुत मज़ेदार है। चलो तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया को सही तरीके से देखेंगे, पहले यहाँ पर समझते हैं, फिर उसके बाद आपको मार्क कराऊंगा किस पे? एटलस पे। पहले कॉपी पे बना लो, फिर एटलस पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन है, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है? वाटर बॉडीज, जितने भी जल से संबंधित, या तो समुद्र है या ओशन है, पहले उसकी पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद किसी भी जगह के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया को ऊपर देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या है? एक सी है। इस सी का नाम क्या है? अराफुरा। अराफुरा सी। यहां पर होगा अराफुरा सी, ठीक है। इधर का जो वाटर बॉडी है ये है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? इंडियन ओशन। ये जो दो अलग अलग लैंड, छोटा सा एक नीचे से अलग हो रहा होगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है एक्चुअल में, ठीक है। ये दो लैंड जो अलग हो रहे हैं उनके बीच में एक समुद्र होगा, इसको बोलते हैं तस्मान सी, ठीक है। क्या है? तस्मान। और एक तस्मानियन टाइगर भी होता है। टाइगर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इस रीजन में मिलने वाले टाइगर को क्या बोलते हैं? तस्मानियन टाइगर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सी है? तस्मान। तस्मान। और नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो किसके अंदर आता है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये वाला पूरा रीजन जो है ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इधर इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, इधर पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर एक सी है तस्मान सी, और यहाँ पर क्या है? अराफुरा। इतना क्लियर है? तो 4 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। इसी ऑस्ट्रेलिया में पैसिफिक ओशन का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो आइलैंड ग्रुप्स, जैसे कि वहाँ पर है माइक्रोनेशियन, पॉलिनेशियन, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिनके नाम है पॉलिनेशियन और माइक्रोनेशियन। वो सब आपको नहीं जानना है। बट यहाँ पर अगर देखोगे जो आइलैंड ग्रुप है उसका नाम नहीं देखना है इस तरीके से। इसके बगल का जो ये वाला रीजन है
यहाँ पर क्या मिलता है, कोरल रीफ्स मिलते हैं। कोरल जानते हैं, कोरल सभी कितने लोग जानते हैं कोरल? 2-4 लोग ही जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते, बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पेशल जगह है जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, जो किससे बना होता है? कोरल से। बहुत लोगों को भी कोरल के बारे में पता नहीं है क्या होता है, ठीक है। ये समुद्र के अंदर एक स्पेशल तरह के जीव होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द ओशन, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरल। और कोरल का दुनिया का सबसे बड़ा रीफ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कभी ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में ऑस्ट्रेलिया पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट कोरल रीफ वर्ल्ड का कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ जो कि एक कोरल रीफ है, ठीक है, वो कहाँ पर मिलता है? वो यहीं पर मिलता है। समझ आ रहा है सभी को? ओके, बताऊंगा होता क्या है, ज्योग्राफी में हम सब पढ़ेंगे, बस अभी हमको नाम लोकेट करना है, नाम और चीज़ों को जानना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी है जो ऑस्ट्रेलिया के इन एंड अराउंड, अगर हम देखेंगे उसके बाहर तो ये देखने को मिलता है। तो इधर आपका इंडियन ओशन, अराफुरा सी, ग्रेट बैरियर रीफ, और यहाँ पर क्या है? तस्मान सी। समझ आ रहा है? इसके बाद जब अंदर आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअल में 2 हाफ में डिवाइडेड है। इसको वेस्ट ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं और उसको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। जो वेस्ट वाला पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ये डेजर्ट है, पूरा का पूरा ही लगभग क्या है? मरुस्थल है, ठीक है। ये रीजन पूरा डेजर्ट और मरुस्थल का रीजन है। और जो ईस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा सा वहाँ पर लैंड है जहाँ पर ग्रीनरीज हैं। तो बहुत कम छोटा सा ही ज़मीन है जहाँ पर, वहाँ पर क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर हो सकता है। मेजॉरिटी तो किसके अंदर आते हैं? डेजर्ट्स के अंदर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो केवल 2 ही रिवर है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, एक डार्विन रिवर है, यहाँ पर 2 ही रिवर प्रॉपर तरीके से, बाकी वहाँ पर रिवर्स भी नहीं है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी नहीं होती एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक नेचुरल इकोसिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं आर्टिशन वेल। एक जगह है जिसको बोलते हैं आर्टिशन वेल। आर्टिशन वेल क्या होता है? एक तरह का कुआं है, उसका नाम ही आर्टिशन है। तो एक तरह का वेल है जहाँ से पानी खुद बाहर आ रहे हैं। आपने कुआं में क्या करना पड़ता है? हमें डालना पड़ता है और पानी निकालते हैं। तो वहाँ पर एक वेल है, आर्टिशन वेल, जहाँ से पानी अपने आप बाहर की ओर आता है, और उसको एग्जैक्टली एग्जाम में ज़्यादा करके पूछा जाता है। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ वेल, वेल मतलब कुआं है, जिसका नाम है आर्टिशियन। आर्टिशियन वेल, वेल मतलब यहाँ पर कुआं है, आर्टिशियन वेल। और इसके होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को क्या मिल पाया है? वाटर। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर ग्राउंड बन पाया, कृषि के लिए वो एक बेहतर जगह बन पाया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर। कुछ इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया अलग अलग रीजन पे बटा हुआ है, वेस्ट एंड ईस्ट। और वेस्ट टू अगर आप ईस्ट आओगे तो यहाँ पर कुछ मेजर सिटीज़ है, ठीक है, जिसको जानना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है ब्रिस्बेन। क्या नाम है? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको सिडनी, सिडनी, ब्रिस्बेन, उसके बाद सिडनी, ठीक है। इधर मिलेगा आपको कैनबेरा, कैनबेरा। सो ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, ठीक है। उसके बाद मेलबर्न, मेलबर्न। क्रिकेट वगैरह देखते हैं?
तो जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो सारे जगह के नाम पता ही होंगे। अभी बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट हुआ था, तो आधे मैच, एक मैच कहाँ पर हुआ, सिडनी में, एक मैच कहाँ पर हुआ आपका, मेलबर्न पे, एक कहाँ हुआ, ब्रिस्बेन पे, ये जगह पे होते हैं सारे, है ना। और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्या है, क्रिकेट, इस तो लोग जीत जाते हैं उसमें, ठीक है, इस बार उसमें लोग हर बार जीत जाते हैं, इसीलिए उनका नेशनल गेम क्रिकेट है। हमारा क्या है, पक्का है हॉकी, हमारा कोई नेशनल गेम नहीं है, इसलिए हम किसी में नहीं जीतते हैं। किसी को बना लें तो हम उसमें जीतने लगेंगे, उनका तो है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इसमें जीत जाते हैं। हमारा कोई नेशनल गेम ही नहीं है, हमने हॉकी कुछ बता दिया है, मन मर्जी बता दिया, कोई कबड्डी बोल देता है, ठीक है, एक हम बता देते हैं कि कबड्डी, हॉकी, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई भी नेशनल गेम नहीं है हमारा, ठीक है। सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा, नेट पे सर्च भी करोगे तो हॉकी लिखा हुआ मिल जाएगा, पर डिक्लेयर्ड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, मेलबर्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आएगा जगह एडिलेड, एडिलेड, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका जगह, एडिलेड। फिर उसके बाद इधर आओगे तो जगह है पर्थ, पर्थ पूरा एक डेजर्ट एरिया है, पर्थ, ठीक है। पर्थ के बाद यहाँ ऊपर होगा, ठीक है, पर्थ, उसके बाद एक्चुअल में यहाँ पे इस जगह पे है होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट तो देखते ही आप लोग, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम का कैप्टन हमेशा होबार्ट का होता है, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है किसी को बनाया जाएगा, इसलिए क्योंकि जितने भी अच्छे प्लेयर हो सब होबार्ट के, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो या कोई भी हो, क्रिकेट देखते हो ना ज़्यादा करके वहीं से आते हैं, ये रहा है एज अ कन्वेंशन। देखोगे तो मेजॉरिटी जो उस पूरे की टीम के कैप्टन बनते हैं वहीं से बनते हैं। खैर वो हमको क्रिकेट नहीं पढ़ना, हमें ज्योग्राफी पढ़नी, ठीक है। यहाँ पर क्या जगह, होबार्ट, और इस जगह पे है डार्विन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा लिखा जाएगा डार्विन को, डार्विन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डार्विन, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ मेजर सिटीज़ है, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन एंड होबार्ट, ठीक है। तो वैसे तो मैं सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। तो देयर इज अ गर्ल और अ बॉय जिसने सबसे पहले किसकी स्टडी की, बीएससी की स्टडी की, बीएससी पढ़ना है मुझे। बीएससी के बाद नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एमएससी करते हैं, इसका दिमाग फिरा हुआ था तो इसने क्या कर लिया, एमए, लेकिन नहीं मैं बीएससी के बाद एमए करूँगा, और एमए के बाद फिर फाइनल डिग्री क्या होता है, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट। तो उसने फिर क्या कर लिया, पीएचडी, बी फॉर ब्रिस्बेन, एस फॉर सिडनी, सी फॉर कैनबेरा, ठीक है, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, होबार्ट एंड डार्विन, ठीक है। अगर आपको उस तरीके से याद करना हो तो कर सकते, बाकी मैं बहुत ज़्यादा कोडिंग वोडिंग में बिलीव नहीं करता, बट चलो कुछ कुछ बता देता हूँ आपको। तो दिस इज द कोड फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीज़, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े शहर है वो कुछ इस तरीके से बने हुए, समझ आ रहा है। पहले तो उसको मार्क करेंगे, फिर सबके ऊपर में कुछ कुछ एक दो लाइन बताऊंगा, उस चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। देखो ये जो पर्थ का रीजन है ना, इस रीजन से एक ट्रेन चलती है, एक रेलवे लाइन है जो इधर से चलती हुई अलग अलग जगह से पहुंचती है कहाँ तक, इस कैनबेरा लेके आ गया मैं, सिडनी तक। ऐसे ट्रेन जो किसी कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक चलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ठीक है ना, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, जो एक द्वीप के एक क्षेत्र से दूसरे कोने तक पहुंचते हैं, किसी भी द्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांस, लिखो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, हिंदी इंग्लिश दोनों में उसको वही लिखेंगे। तो ऐसा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे दो कंट्रीज में चलता है, एक यहाँ पे और दूसरा रशिया पे, ठीक है। रशिया पूरे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक है। तो ऐसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का एक एग्जाम्पल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, जो पर्थ से सिडनी की ओर रन होती है।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम इस पूरे जगह को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना, टेक आउट योर एटलस, सभी अपना एटलस निकालेंगे। सबने ले लिया एटलस? जस्ट एक मेरे को दिखाइए। तो ये वाला लिया आपने, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, या अलग अलग है? हाँ ठीक है, एडिशन अलग अलग हो सकता है। तो ये एटलस है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, इसमें वर्ल्ड और इंडिया दोनों की चीज़ें होंगी। ठीक है, पेज 82 में होगा शायद तक, या कहाँ पर है? 82 में कंप्लीट वर्ल्ड मैप होगा फिर, समझे? पेज नंबर 96। अपना अपना हिंदी और इंग्लिश मीडियम रिस्पेक्टिव जो भी लाए। जो एटलस नहीं लाए कोई बात नहीं, आप लोग दोनों नहीं लाए हैं तो आप किसी के साथ बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ बगल में, और आप उधर चले जाओ उनके साथ बैठ। ये लो ये लो ये लो, मुझे नहीं चाहिए, आप लोग क्यों नहीं लेकर आए हो? भूल गया फिर आप तो बताते हो कि मेरे को ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। मैं देखो यही बोलता हूँ, शोइंग ऑफ योर स्टडीज एंड एक्चुअली डूइंग इट इन सिंसियर मैनर इज डिफरेंट। लेके आना चाहिए, पहले दिन ही गलती करोगे तो कैसे बात बनेगा। ओके चलो, एटलस पे जहां जहां पे पेन वैन रखे हो क्या, पेन पेंसिल और वो मार्कर, कुछ इक्विपमेंट साथ में रखो, कुछ तो मजे भी लो ना चीजों की पढ़ाई के। पढ़ने के लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पेन पेंसिल मार्कर, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि बाकी चीज़ों के लिए करते हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग मार्क करेंगे। नाउ कम अराउंड द वाटर बॉडीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आसपास की जो जल है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो अराफुरा सी, अराफुरा सी मिला आपको, टिक करिए उसको एटलस पे। ठीक है, एटलस पे टिक करेंगे और कॉपी पे दोनों चीज़ें एक साथ हैंडल करना है। कॉपी और एटलस सीखना है कुछ चीज़ों को नए। ऐसे ऊपर एटलस लिखेंगे और साइड में कॉपी रखेंगे। कॉपी में लिखेंगे अराफुरा सी, लिखिए अराफुरा सागर, पहले से ही बैठ जाते। अराफुरा सागर लिखो डैश करके। इट सेपरेट्स द, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, इट सेपरेट्स द इंडोनेशियन आइलैंड, वहां मत लिखो, नीचे की ओर लिखो अलग से, हाँ वहां पे मार्क करके अराफुरा सी। इट सेपरेट्स द ऑस्ट्रेलियन लैंड फ्रॉम द इंडोनेशियन आइलैंड एंड इट कनेक्ट्स द इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। हाँ हाँ लिखवा रहा हूं हिंदी, पहले इंग्लिश। एंड इट कनेक्ट्स द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। इट लाइज इन द पैसिफिक ओशियन एंड इट लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। लिखोगे अराफुरा सागर, यह ऑस्ट्रेलिया को इंडोनेशिया द्वीप समूह से, या ऑस्ट्रेलिया को इंडोनेशिया द्वीप समूह से अलग करता है और यह सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। और यह सागर प्रशांत महासागर में स्थित है, हिस्सा मतलब में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अराफुरा के बाद यहां पर आइए, होगा ग्रेट बैरियर रीफ, वहां लिखा होगा ग्रेट बैरियर रीफ। मार्क करो उसमें, पहले मार्क करिए। एटलस से मिला सभी को ग्रेट बैरियर? अब सभी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन कर लिया ना। देखो मैप को पहले यहां थोड़ा सा समझा देता हूं। दो तरह के मैप होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है फिजिकल मैप। एक राजनीतिक होती है और एक भौगोलिक होती है। राजनीतिक मैप जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, टेरिटरीज वगैरह को बताते हैं, जिला तहसील ये सारी चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कंट्री के जो अलग अलग लोकेशन होते हैं उसके बारे में। और फिजिकल में जो जोग्राफिकल चीज़ें होती हैं, जो भौगोलिक होता है उसमें नदी पहाड़ पर्वत ये सारे मिलेंगे। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भौगोलिक चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो उसके दो नक्शे होंगे, एक में पॉलिटिकल होगा एक फिजिकल होगा, ऊपर नीचे। पॉलिटिकल वाले में जो है सिटीज़ वगैरह के नाम लिखे होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल। तो फिजिकल वाले में देखना जल्दी मिलेगा। ये पहला मैप हमेशा फिजिकल होता है और दूसरा पॉलिटिकल होता है। अभी तक खोज ही नहीं पाए आप लोग।
हाँ क्या नहीं मिला बताओ, इधर मिल गया सबको? ये ग्रेट बैरियर रीफ मिला, इधर ग्रेट बैरियर रीफ मिला, ये तो लिखा है ये मतलब बहुत कम है। मेन एट उसका मैप खोलो, ऑस्ट्रेलिया का खोलिए, दिखाइए। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन लिखा होगा, इंग्लिश में ओशिनिया भी लिखा होता है, दोनों तरीके से कुछ भी लिखा हो सकता है। ये कौन सा ले आए हो? ये देखिए, ये जो लिखा है क्या, प्राकृतिक, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक। पहले प्राकृतिक में देखो, ये है वृहद बैरियर भित्ति, ऐसा लिखा होगा। हिंदी में क्या लिखा है, वृहद बैरियर भित्ति, ये दिखाइए। ये है अराफुरा सागर, मिला सभी को? ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ में लिखेंगे आप सभी, ग्रेट बैरियर रीफ, कॉपी में नीचे लिखो वृहद भित्ति, ठीक है ना। भित्ति मतलब होता है कोरल, वही उसी के बारे में बात करें तो भित्ति के बारे में लिखो क्या होता है। इट इज द लार्जेस्ट रीफ ऑफ द वर्ल्ड, यह विश्व की सबसे बड़ी, बैठ जाओ आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ, यह विश्व की सबसे बड़ी भित्ति है। इट इज द लार्जेस्ट रीफ ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट रीफ ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ की चेन है। एकदम कॉर्नर में बैठ गए, आ जाओ, जो समाज में आ जाओ, बाद में उधर बैठाएंगे। बी द पार्ट ऑफ सोसाइटी, वहां बैठो, वो बैग हटाओ यार, किसका स्काई बैग वगैरह उसको हटाओ, वहां बैठाइए उनको। हाँ ओके चलो कोई नहीं, नेक्स्ट उसके बाद आएंगे, ठीक है। इसको कर लिया आपने मार्क, ओके चलो। तो ये दो इंपॉर्टेंट सीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर देखो आपको मिलेगा तस्मान सी, तस्मान सागर, नीचे होबार्ट जो होगा वहां पर देखो तस्मान सी, जो ऑस्ट्रेलिया और उस पर्टिकुलर लैंड के बीच में होगा, और वो उससे उसका एक्सटेंशन इधर भी होगा, यहां पर भी होगा, इधर कहीं लिखा होगा जहां पर न्यूजीलैंड बना होगा, ये वाले रीजन में तस्मान लिखा होगा, देखो मिला सभी को, है ना। ये पूरा पोर्शन तस्मान का ही है। स्टडी का पर्पस वो है, सीजीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन शायद ही पूछेंगे, रेयर पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर सिलेबस चेंज हो गया तो डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन आप उसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, ठीक है ना, तो वो सब में ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे व्यापम के कई पेपर्स में हो जाता है, एमपीपीएससी देखोगे वहाँ पर है, यूपीएससी आगे स्टीम करोगे तो वहाँ पर है। ये जो 14-15 दिन का वर्कशॉप में जो मैप वर्क करेंगे ना, आपको पूरे लाइफ काम आएगी, पूरे लाइफ काम आएगी, मतलब स्टडी के लिए भी आएगी, और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो कहीं घूमने फिरने जाओगे कि नहीं सर, मैं तो मैक्सिमम औरा पानी तक सोच पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं, औरा पानी यहीं पर है 50-60 किलोमीटर में, 50 भी नहीं होगा। विवेक एक्सप्रेस ये क्या होता है? प्रवीण सोनवानी क्या लिखना क्या चाह रहे? ओके एनीवे, बाकी है उसको तस्मान सी को, ओके चलो। अब फिजिकल वाला पोर्शन जो प्राकृतिक नक्शा है, दो नक्शे हैं, एक प्राकृतिक है और एक क्या है, राजनीतिक, एक है फिजिकल और एक है पॉलिटिकल। फिजिकल वाले मैप में आएंगे तो आपको बहुत सारे पोर्शंस मिलने चालू होंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे अपने आर्टिशियन वेल बनाया, यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर यहाँ देखोगे लिखा होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक श्रृंखला या पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहां पर एक पर्वत का वो बना होगा पूरा इस तरीके से स्ट्रेट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मिला सभी को हिंदी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से हैं? तो एक माउंटेन कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसी आर्टिशियन वेल के इधर बगल में यहां पर देखोगे, यहां होगा मैकडोनल्ड रेंज, मैकडोनल्ड पर्वत, ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग है। यहां पर क्या है? मैकडोनल्ड पर्वत श्रृंखला, मैकडोनल्ड रेंज, ठीक है। उसके बाद इस पोर्शन पे पर्थ के यहां कॉर्नर पे यहां पर होगा डार्लिंग, यहां पर
माउंटेन है डार्लिंग रेंज। मिला सभी को? ये 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन्स हैं, ठीक है ना, और भी हैं बट हमें इतना काफ़ी है। जैसे हैमर्सले है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हैं, आपको ये 3 इंपॉर्टेंट याद रखना है। मैं बहुत सारे एंट्रीज नहीं करा रहा हूँ, बेसिक करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? डार्लिंग, यहाँ पे क्या है? मैकडोनल्ड, और यहाँ पर क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जब दुनिया के हम लोग सबसे बड़े माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ये होने के बाद मैं आपको एक मैथमेटिक कराऊंगा जिसमें ज्योग्राफिकल एंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े माउंटेन चेन्स होंगे, पर्वत की जो श्रृंखलाएं होंगी, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? हिमालय, ठीक है ना। हिमालय के बाद रॉकीज, ठीक है, एंडीज, एल्प्स, एल्ब्रूज, कार्पेथियन, यूराल, ठीक है। उसी सीरीज में एक आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अलग अलग इस तरीके से अलग अलग क्या है, ये पर्वतों के नाम हैं, ठीक है। अभी हमें सबको नहीं जानना, हमें सिर्फ एक को जानना था, जो कि क्या है यहाँ पर? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। समटाइम्स क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना, मेंस वगैरह पे, सॉरी मैं जो आपको प्री वगैरह में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सही जोड़ी का मिलान करें। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफ्रीका, है ना, और इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के नाम यहाँ पर लिखे रहेंगे, और यहाँ पर माउंटेन रेंजेस के नाम होंगे, और आपको मैच करना होगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। फिर उस दिन आपको रिकॉल होगा, अच्छा हाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पूछेगा तो किसको पूछेगा? ग्रेट डिवाइडिंग को ही पूछेगा। पेपर बहुत टफ बनाना होगा, फिर वो जाएगा मैकडोनल्ड पे, और उससे भी ज़्यादा टफ एकदम पीएचडी लेवल के उसमें जाएगा तो फिर वो डार्लिंग पे जाएगा, ठीक है। और रिसर्च साइंटिस्ट लेवल का अगर कोई पेपर होगा, ज्योग्राफी साइंटिस्ट का, तो वहां पर पूछेगा हैमर्सले माउंटेन कहाँ पे, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या होता है, इसको बोलते हैं जोन, स्टडी का एक नॉलेज का जोन होता है। आप लोगों को कहाँ तक जानना है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तक, सिर्फ इवन यूपीएससी एग्जाम के लिए भी वहीं तक जानना है, उससे ऊपर नहीं जानना है। क्यों करना है? पढ़ा तो दिया, तो क्यों स्किप करना है? तुमको तो पढ़ा दिया ना मैंने, खत्म ना। ये बोल रहा पेपर में स्किप करना है, क्यों करना है भाई? पढ़े तो पढ़ा दिया, बाकी जगह पढ़ते तो बात अलग था, अब यहाँ पढ़ रहे हो ना, कुछ स्किप नहीं करना। और जो स्किप करना है वो मैं खुद बताऊंगा आगे से कि कौन सी चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है। काहे को छोड़ोगे, स्किप क्यों करोगे? पेपर अब जिस तरीके से नेचर बदल रहा है, सब चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एक वर्कशॉप का पोर्शन, और ये हमेशा देखना, पूरी लाइफ काम आएगा आपको, ठीक है। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर माउंटेन है। ऑस्ट्रेलिया को अगर देखोगे ना, तो यहाँ बीचों बीच से इधर का रीजन पूरा क्या है? डेजर्ट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे आपको डेजर्ट मिलेंगे, बहुत सारे रेगिस्तान है। आपको तभी पता रहना चाहिए कि कंट्रीज कैसे किस तरीके से बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे रेगिस्तान है। सबसे पहले तो यहाँ लिखा होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, मिला है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, महान ऑस्ट्रेलियाई डेजर्ट, मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया का आपको याद रखना कि ये वाला हिस्सा पूरा क्या है? डेजर्ट है। इसके कारण कई है। इंडिया में जब हम लोग जब क्या पढ़ेंगे ना, मानसून पढ़ेंगे कि इंडिया में बारिश कैसे होती है, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून। लगभग हर साल बारिश हो जाती है हमारे यहाँ पे, एक आध साल थोड़े बहुत कम होते हैं। कम होने का कारण होता है एल नीनो, पढ़ाऊंगा बाद में ज्योग्राफी भी। तो जब हमारे यहाँ पर एल नीनो होता है तो ऑस्ट्रेलिया में इधर बारिश होती है, बाकी टाइम पे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होती। तो ऑस्ट्रेलिया के ये डेजर्ट बनने का एक कारण जो है, उसके पीछे इंडिया भी लगा हुआ है कि हमारा जो मानसून है उस सिस्टम से अफेक्ट होता है। तो हम लोग जब मानसून पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पढ़ोगे कि जब हमारे यहाँ पर लानीना का ईयर्स होता है तो हमारे यहाँ पर खूब बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया में इस जगह बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है कि पूरा का पूरा रीजन बारिश ही नहीं होती। और जब हमारे यहाँ पर एल नीनो होता है तो यहाँ पर बारिश होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में जब एक्सट्रीम, जिस साल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर बारिश होगी, उस साल यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो जाएगा। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली हमारे यहाँ पर अच्छी बारिश हो रही थी इंडिया में, तो वहाँ पर लगातार सूखा पड़ रहा था। तो लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में एक नोटिस जारी किया गया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला कि जो ऊँट है उनको मारा जाएगा। दे हैव किल्ड अराउंड थाउजेंड्स ऑफ कैमल्स, हेलीकॉप्टर से उन्होंने शूट किया था ऊँटों को। क्यों? क्योंकि इस पूरे रीजन में कैमल्स है और पानी की कमी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, ऑलमोस्ट वाटर एब्सेंट है, ठीक है ना। समुद्र का पानी तो कोई पिएगा नहीं। एक आर्टिशियन वेल है, यहाँ पर 2 रिवर है बस, मैंने आपको पहले बताया, डार्विन एंड मुरे, 2 इंपॉर्टेंट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, डार्विन और मुरे, ठीक है। अभी बाद में मार्क कराता हूँ। तो 2 ही रिवर है। तो ऑस्ट्रेलिया में पानी की समस्या है, तो वहाँ के लोगों को इसकी प्रॉब्लम हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर कैमल्स को किल करवाया। ये न्यूज़पेपर में है, ठीक है ना। आप उसका भी ऐसे आर्टिकल सुना। तो जब तक उस रीजन की ज्योग्राफी को नहीं समझोगे, वहाँ की प्रॉब्लम नहीं समझ पाओ। कितने भी मॉडर्नाइज हो जाए, कितना भी बड़ा कंट्री बना ले, जैसे कि इंडिया में हम ये बोल देंगे
लेकिन जब तक वहाँ की ज्योग्राफी उसको सपोर्ट नहीं करेगी वैसा हो बन नहीं सकता। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूगोल एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, डेजर्ट है। छोटा मोटा सा उनके पास एग्रीकल्चर ग्राउंड है, जहाँ पर एक बड़ा सा यहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर प्लेन है, इसका नाम है नुल्लार बोर प्लेन, नुल्लार बोर। यहाँ पर एक प्लेन रीजन है जिसको बोलते हैं नुल्लार बोर। नुल्लार बोर, ठीक है, मिला सभी को। वही क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया का एक एग्रीकल्चर ग्राउंड है। यहां पर देखो आप लोग सभी अपने उसमें एटलस पे नुल्लार बोर लिखा होगा, ठीक है, नुल्ला बोर या नुल्लार बोर दोनों में से किसी भी एक तरह से नाम लिखा होगा, ठीक है। जस्ट उसके नीचे मैंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअल वाला स्ट्रक्चर ऐसा है। यहाँ पे यहाँ का जो लैंड है वो ऐसा होगा, कुछ ऐसा है। यहाँ लिखा होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो गल्फ रीजन है, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। जस्ट इसके नीचे नुल्लार बोर प्लेन के जस्ट नीचे ये वाला जो वाटर बॉडी है उसको उसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। मिला सभी को, क्लियर है? ऐसा कोई जिसका छोटा कोई भी नहीं है? चलो बढ़िया। इसके बाद एक ज्योग्राफिकल लोकेशन और इंपॉर्टेंट है, ये डार्विन वाला रीजन दिख रहा है आप सभी को। यहां पर देखो लिखा हुआ किम्बरली पठार, किम्बरली प्लेट्यू, किम्बरली प्लेट्यू यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में यूरेनियम के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और ये जो किम्बरली प्लेट्यू है ये यूरेनियम के लिए ही जाना जाता है, ठीक है, मेनली नोन फॉर यूरेनियम। यूरेनियम के साथ साथ वहां पर गोल्ड भी मिलते हैं। किम्बरली प्लेट्यू, किम्बरली का पठार यहां पे होगा। यहां एटलस लाए हो कि नहीं लाए हो? हाँ, उस एटलस में देखो, मार्क करो। नहीं मिल रहा है तो आता हूं। किसको नहीं मिला? एनीवन? आप में से कोई जिसको किम्बरली प्लेट्यू नहीं दिख रहा है? देखो छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई एटलस वेटलस काम नहीं आता, तो उसको स्केमसर बना के ही बता रहे होंगे, और बाद में जब फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब मैं भी बताऊंगा उसको, ठीक है। कल क्या पढ़े थे छत्तीसगढ़ में? नहीं, मैप ही पढ़े थे उसमें, डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिवीजन, कौन कौन सा कब बना ईयर के साथ, खाली अभी, ठीक है, ईयर। चलो बन रहा है ना मैप वगैरह, समझ आ रहा है? ओके, ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से सीखना है ना, वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये भी आएगा काम, और वो तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। उसके बिना तो आप छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी हिस्ट्री कुछ भी पढ़ोगे तो आपको अधूरा सा लगेगा। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही नॉलेज चाहिए होता है उस चीज़ के लिए, मैप के लिए, तो उसको एकदम अच्छे से कवर करना, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया सारा? लिख लिए? ये क्या था? ये ऑस्ट्रेलिया का एक एकदम बेसिक तरीके से जनरल इन्फॉर्मेशन था, बहुत डिटेल नहीं, एक जनरल इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया का था। अब आते हैं इस न्यूजीलैंड पे, उसको भी क्यों छोड़े? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक दो और मार्क कर लो। यहां पर देखो कोई रिवर दिख रही है ऑस्ट्रेलिया में? क्या यहां पर बीचों बीच से रिवर होगी? मुरे, मुरे रिवर मिली? मुरे नहीं मिला? डार्विन दिखाइए। रिवर्स को किस किस कलर से मार्क किया जाएगा? ब्लू। यहां पर देखो ब्लू मार्क कुछ दिख रहा है, लाइनिंग्स, ब्लू लाइंस दिख रहे हैं वहां पे। गिलबर्ट मिशेल ड्रॉ नहीं कर रखा है। ये देखो मुरे एंड डार्लिंग, यहां पे इस पोर्शन पे देखो मुरे एंड डार्लिंग रिवर होगा, वो दो इंपॉर्टेंट उसकी रिवर। इस पोर्शन पे देखो, यहां पे दिखेगा मुरे और डार्लिंग, ठीक है, वो दो इंपॉर्टेंट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, मुरे एंड डार्लिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही करते हैं उसको कवर।
दो इधर दो। न्यूजीलैंड आपका उसी पेज पे दिया हुआ है, सेम पेज पे ही नीचे दिया हुआ है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के दो छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलकर बनता है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले यहां पर है ऑकलैंड। ऑकलैंड और पूरा का पूरा इस तरफ तो आपका तस्मान सी है, बाकी ये पूरा किस पे आता है, पैसिफिक ओशन पे आता है। तो यहां पर क्या है, ऑकलैंड। ठीक है, वह एक जगह है जिसका नाम है ऑकलैंड, वहीं पर मार्क कर लो। सभी मार्क कर दिए। पहले अपना ये खोलिए, ये वाला मैप, फिजिकल खोलो, फिजिकल एटलस पे फिजिकल खोलो। यहां पर देखो सबसे ऊपर जो दो आइलैंड है ना, ऊपर वाला जो आइलैंड है छोटा वाला, उस पर देखो लिखा होगा ऑकलैंड, मार्क किया आप लोगों ने। उसके बाद यहां पे उसकी एक सिटी मिलेगी वेलिंगटन। वेलिंगटन मिला सभी को, वेलिंगटन, वेलिंगटन। और वेलिंगटन के बाद यहां पर दिखेगा क्राइस्ट चर्च, एक इंपॉर्टेंट सिटी है न्यूजीलैंड की, क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च मिल गया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सिटीज है। न्यूजीलैंड जो है वो भी एग्रीकल्चर के लिए जाना है, कृषि के लिए, ठीक है। और इसके यहाँ पर वो मिलेगा नहीं आपको मैप में, यहाँ पर एक एग्रीकल्चर ग्राउंड है जिसका नाम है कैंटरबरी प्लेन। कैंटरबरी प्लेन लिखा है क्या? वैसे नहीं लिखा होगा इसमें, कैंटरबरी प्लेन। यह एक शीतोष्ण चारागाह, इट इज एन टेम्परेट ग्रासलैंड। दो प्रकार के ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के हमारे मोस्टली क्या होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं। चारागाह दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्परेट और एक होता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, ठीक है। ये लोकेशन के हिसाब से बनते हैं। अब जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसके बारे में और क्लियर होगा। तो जो ट्रॉपिकल रीजन में होता है, जो इक्वेटर के आसपास होता है, इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच में, उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, ठीक है। कल बताया था आपको कुछ लाइंस, बेसिकली ऐसे समझा देता हूं आपको। ये भूमध्य रेखा था, ठीक है, सभी को पता है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर। ये क्या है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके नीचे यहाँ क्या था, अंटार्कटिक, और यहाँ पर क्या था, आर्कटिक। इक्वेटर के पास का जो रीजन है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बेल्ट। बनाना नहीं है, बस समझ लो, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखाई क्षेत्र, इक्वेटोरियल बेल्ट। उसके बाद का ये जो रीजन है, ये जो मकर रेखा है, सॉरी कर्क रेखा जो है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके पास के 5 डिग्रीज टॉप नॉर्थ एंड साउथ, उस रीजन को अलग कर लेते हैं। इसके बीच का जो ये रीजन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। इस रीजन को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल। सेम ये भी क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल रीजन। ये भी रीजन क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय, दोनों, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर और उसके नीचे ये जो लाइन है, इसके ऊपर का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं टेम्परेट। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट, शीतोष्ण, ठीक है। वैसे नीचे भी होगा, नीचे भी ये टेम्परेट होगा। सुनो बस, इसको भी बनाओ मैथ है ना, समझो बस। हर चीज़ों को तुरंत नहीं उठा लेना है, हर चीज़ बोर्ड से नहीं लिख लेना है, ठीक है। कुछ चीज़ों को समझने के लिए बस बनाया जाता है। जब आपका सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे अंदर, तब ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये टेम्परेट है। तो यहाँ पर एक ग्रासलैंड मिल रहा है, उस ग्रासलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड इस रीजन में आता है, तो टेम्परेट रीजन में जो ग्रासलैंड मिलते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। दोनों में फ़र्क होता है। देखो ये जो रीजन होगा, आपको भी पता है कि इसके आसपास गर्मी बहुत होगी और इधर क्या होगा, ठंड होगा।
जब ठंड होगा तो वहाँ पर जो मॉइस्चर है, जो पानी का कण है, पानी तो होगा वहाँ पर भी, बहुत कम होगा लेकिन होगा, पर जो ग्रासेस वगैरह होंगे वो बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ेगा उसमें, घास में बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, उसका वाटर रिटेंशन बना रहेगा, जो घास में पानी वो बना रहेगा, तो घास लगभग ज़्यादा हरे हरे होंगे, दैट विल लुक अ ग्रीन। ठीक है, और अगर उसको खाओगे भी ना, कट भी करोगे तो वो हल्का सा स्वीट टेस्ट का होगा, क्यों? क्योंकि उसमें पानी है, तो उससे उसमें ग्लूकोज कंटेंट है, जिसके कारण वो हल्का सा मीठा होगा। पर जैसे ही आप इस रीजन पे आओगे, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट अधिक है, तो यहाँ जो ग्रासेस होंगे उसमें सूर्य की रोशनी अधिक पड़ेगी, तो उसका पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ग्रास होंगे, पर ग्रास क्या होंगे, ड्राई होंगे, उसको जब खाओगे तो वो बिटर टेस्ट का होगा, थोड़ा सा कड़वा सा होगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, वाटर के कारण हो रहा है, समझ आ रहा है? तो और नॉर्मल अगर आपके यहाँ पर की भी जो ग्रासेस हैं, इंडिया में एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको टेम्परेचर एक ठंड भी हो रहा है, गर्मी भी। ठंड के दिनों में ग्राउंड गए हो, ग्राउंड कई लोग गए होंगे, पता नहीं किस लोग गए हैं, नॉर्मल भी। तो ठंड के दिनों में आपके पास क्या आते हैं, वेजिटेबल्स जो आते हैं वो ज़्यादा स्वीट होते हैं, ज़्यादा मीठे होते हैं। ठीक है, और जो गर्मी के दिनों में होते हैं वो थोड़े से हार्डी होते हैं, उतने ज़्यादा उसके स्वाद नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज का लेवल भी कम होता है, पानी जो उसमें कम होता है, समझ रहे? तो जो इस तरह की ग्रासेस हैं, जो टेम्परेट रीजन पे जो ग्रासलैंड बनते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नाम बताता हूँ। प्रेरीज, स्टेपेज, कैंटेबेरी, डाउन्स, पुस्ताज, ये कुछ अलग अलग ग्रासलैंड्स हैं। यहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक एग्रीकल्चर होता है। जो हम लोग खाना खा रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री बाद में, फोन वोन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि। उसके बिना ज़िंदगी ही नहीं होगा। तो जितने भी दुनिया के जो बड़े एग्रीकल्चर ग्राउंडलैंड हैं वो टेम्परेट ही हैं। इवन हमारा गंगा का मैदान जो बोलते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत का उत्तर का मैदान, वो भी क्या है, एक प्रकार का टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसलिए वहाँ पर उस तरह की चीज़ें उगाई जा रही है। ठीक है, और बाकी कुछ यहाँ पर ट्रॉपिकल में भी आते हैं। अभी उतना आप लोग उसके लिए भी मैच्योर नहीं हो पाए हो, एज में नहीं, सब्जेक्ट में। एज में तो हो चुके हो, सब्जेक्ट में भी आप उतने मैच्योर नहीं हो पाए हो, उसके लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा। जब हम ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसलिए और कुछ कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके सीखेंगे। बस अभी नाम लिखवा रहा हूँ इसलिए कि ये क्या है, एक प्रकार का चारागाह। जब मैं फिर बाद में पढ़ाऊंगा कैंटेबेरी प्लेन तो आपको ध्यान आएगा, अच्छा ये बताए थे पहले। ठीक है ना, मैं जब उसको पढ़ा रहा हूँ, जैसे नुल्लाबोर प्लेन, उसी रीजन को बोलते हैं डाउन्स, तो ऑस्ट्रेलियन डाउन्स करके उसको जाना जाता है। जब वहाँ पर पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा डाउन्स। या तो लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में डाउन, नुल्लाबोर के ऊपर नीचे कहीं पर भी डाउन्स नहीं लिखा है ना, हाँ उसी को डाउन्स भी बोलते हैं, बट बाद में पढ़ाऊंगा उसको, अभी नहीं उसको मार्क करना है, बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, सो न्यूजीलैंड में बस इतना ही जानना है, कैंटेबेरी। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड में यहीं पर एक माउंटेन है जिसको नाम है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन न्यूजीलैंड, एटलस पेन दिखेगा, लिख लो बस। ब्लू माउंटेन इज सिचुएटेड इन न्यूजीलैंड। ब्लू माउंटेन न्यूजीलैंड में स्थित है। ये वाला रीजन देखो, यहाँ पर कहीं मिलेगा अगर देखना ही है तो। ब्लू माउंटेन इज सिचुएटेड इन न्यूजीलैंड। ब्लू माउंटेन न्यूजीलैंड में स्थित है। क्लियर है? धीरे धीरे इवेंचुअली कंटेंट बढ़ाता चलूंगा मैं, आपको पता नहीं चलेगा। आज बहुत कम कंटेंट है, कल इससे कम था। ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। आपको एक दो चीज़ों को भी प्रैक्टिस में लाओ। क्या प्रैक्टिस में लाना है? डेली घर जाके जितना पढ़ाया जा रहा है उसका काम करना है। स्क्रिबल किए थे कल? कितने लोग लिए रफ कॉपी? बोला था ना कल, गोदने वाली एक कॉपी होनी चाहिए। वीकली देखूंगा मैं किसने कितना गोदा है, और अगर मेरे को समझ आ रहा है कि आपने ये लिखा है तो फिर तो गलत बात है, उसमें समझ नहीं आना चाहिए। सही, तो उसमें समझ ही नहीं आपने गोदा, आपको समझ आना चाहिए, तो वो कॉपी एक होनी चाहिए आपके पास। तो आप क्या करोगे, कल डे 1 पे आपने कुछ सीखा, आज डे 2 पे कुछ सीखा, अब आज जाकर क्या करना है, उस वाली कॉपी को लेना है। सबसे पहले छोटा सा पोर्शन लेके उसमें डे 1 का पूरा गोद फिर से वापस, और फिर आप डे 2 का बनाओगे। फिर कल जब डे 3 पढ़ोगे तो फिर 3rd पेज पे छोटा सा एक पोर्शन बना के डे 1 पहले, फिर डे 2, फिर डे 3। जब तक ये 14 डेज हो रहे हैं ना, मैप वाला काम रोज हर दिन जाकर पहले दिन से रिकॉल करना। इससे क्या होगा, इस पे आपकी कमांड आ जाएगी बहुत अच्छी, और यही चाहिए आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आइट्रेशन, एक ही चीज को बार बार दोहराना। और जितना आप किसी चीज को बार बार देखोगे उतना वो आपके करीब आ जाएगा। सिंपल सी बात।
हर चीज़ शुरुआत में क्या लगता है बहुत डिफिकल्ट है, हार्ड है, यार इतना सारा नाम आ गया, 5 बार उसको बोलते जाओगे तो क्या होगा, अगर आप अपने फैमिली के सर्कल को ही देखोगे तो अराउंड 30-40 लोग तो होते ही हैं, रिलेटिव्स होते हैं ना 30-40, सबके नाम याद हो जाते हैं, ईजिली हो जाते हैं। अभी क्लास पे आए हैं, अभी आप 60-70 लोग होंगे, जब ये सेशन के बीच में जाएंगे मिडवे में तो आपको सबको एक दूसरे का नाम पता होगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्लास के दोस्त बन जाएंगे, सब चीज़ेंगे। अभी लग रहा है कि कैसे दोस्ती होगी, कुछ लोग उम्मीद भी कि इससे दोस्ती होगी कि नहीं उम्मीदें तो रहती है ना, कोई बात नहीं, तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, फ्रेंडशिप होगा आप लोगों का आपस में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको उन सबका भी नाम याद हो जाएगा। तो ऐसे ये लोग भी हैं, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जितना आप उसको रोज रोज प्रैक्टिस करते चलोगे उससे फेमिलियर हो जाओगे, और एक बार उसमें जब फेमिलियरिटी आ जाएगी 10 से 10-12 दिन बाद, फिर वो लाइफ टाइम याद रहेगा, फिर उसको नहीं भी देखोगे तो वो याद रहेगा। समझ आ रहा है? तो क्या करना है, अभी इस टाइम पे स्क्रिबलिंग और प्रैक्टिस पे खूब सारा ध्यान देना है। तो आज इस दोनों को मैंने कराया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो एक कॉन्टिनेंट आज कवर किया। कल हम लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, एक दिन में एक कॉन्टिनेंट कवर कराऊंगा, तो कल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में से कोई एक कवर करेंगे या दोनों कर लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके लेकर चलेंगे, ठीक है। ओके, दैट इज द वन पार्ट। इसके बाद कुछ लोग जो ज्वाइन किए हैं अभी रिसेंटली, टिल रिसेंटली, मतलब ये सेशन पे ही ज्वाइन किए, जो पिछले सेशन से नहीं है, तो दो प्रकार के लोग हैं, शायद कुछ बच्चे पिछले सेशन वाले भी हैं जिन लोगों ने मैप वर्क नहीं किया था, जो लेट ज्वाइन किए थे, तो वो इस पर बैठे हुए हैं, है ना, और कुछ वैसे हैं जो इस सेशन के हैं, और इस सेशन वाले ही मैक्सिमम हैं जो न्यू वाले हैं। तो मेरा ये कहना होगा कि अभी बहुत ज़्यादा हरी मत होना, भागना नहीं, गिव योर सेल्फ टाइम, और एकदम ये नहीं कि कल ही एग्ज़ाम नहीं है तो एकदम एक्साइटेड भी नहीं रहना है बहुत ज़्यादा, दिन रात बैठ के, क्योंकि आपके पास टास्क कम है। तो जब तक आपके पास टास्क कम है ना, आप किस चीज़ पे फोकस करो, स्किल्स पे फोकस करो। अभी टास्क बहुत कम है, एक दिन में अभी जाके अगर कल का रिवीजन भी किया तो कितना देर लगे, 1 घंटे। अब 1 घंटे पढ़ने के बाद फिर क्या करें, समझ ही नहीं आया होगा। पीएससी की पढ़ाई इतनी आसान है क्या, 1 ही घंटा पढ़ना पड़ता है? नहीं, अभी सिर्फ आपको पीएससी की स्टडीज़ में लाया जा रहा है। अभी हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो सिविल सर्विसेज की स्टडीज़ हैं इसमें आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। वंस यू आर वेल इंट्रोड्यूस्ड, उसके बाद आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद कंटेंट और बढ़ता ही जाएगा। फिर आपको इस दिन का रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये करके लाए थे, इसलिए अभी हमारे लिए चीज़ें आसान है। अब सीधा आप हैवी पोर्शन में आ जाओगे, सपोज करते हैं आप सीधा हैवी पोर्शन में एडमिशन ले लेते, फिर आपको लगता है कि इतना सारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, फिर आपको डर लगता है कि एक दिन में 3-3 क्लास और उसमें इतना सारा कंटेंट चल रहा है। पर उसके लिए अभी हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, अभी आपको 2 घंटे की सिटिंग का आदत डलवा रहे हैं, फिर 4 घंटे की सिटिंग का डलवाएंगे, जब वो लग जाएगा फिर 6 घंटे में टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोगों का तरीका है, वी हैव डिज़ाइन दिस कैरिकुलम, वी हैव क्या, मैंने ये डिज़ाइन किया था इस कैरिकुलम को कि इस तरीके से बनाया जाएगा, कि पहले दिन से 3 क्लास 4 क्लास नहीं देना है, बिकॉज अभी तो आप आई ही हो, अभी आप लोग कॉलेज की स्टडीज़ से आओ, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ लोगों को तो ये सबसे कभी सुने ही नहीं होंगे, नाम हम जगह का पता होगा लेकिन ये सारी ह्यूमैनिटीज़ की स्टडीज़ किए नहीं है। दूसरी बात, एक दो इतना वर्ड्स एक चीज़ें बता रहा हूँ। पहला चीज़ होता है ह्यूमैनिटीज़ में एक चीज़ होता है, ह्यूमैनिटीज़, ये जो विषय आप पढ़ रहे हो उसको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, ठीक है ना, मानवता से संबंधित हैं ये, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की एक दो खासियत होती है, उसमें नॉट नाम का एक वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं ह्यूमैनिटीज़ में तो वहाँ नॉट नहीं लिखा जाता है, अक्सर देखना कि नहीं लिखा होगा। जब कोई विषय पढ़ोगे तो ज्योग्राफी की अगर पूरी किताब पढ़ लोगे तो कहीं ये नहीं लिखा होगा रिवर गंगा नॉट फ्लो इन दिस स्टेट, वो यही लिखा होगा कि फ्लो करती है यहाँ पे, नॉट वाला शब्द कहीं नहीं लिखा होगा, किसी भी किताब में नहीं लिखा होगा। अकबर हैज़ नॉट फाइटन, अकबर हैज़ लेड मैनी वॉर्स बट नॉट दिस वॉर, ऐसा नहीं लिखा हो कहीं बुक में लिखा हुआ है कभी नहीं, उसमें बताया हुआ अकबर ने ये भी लड़ा, ये भी लड़ा, ये भी लड़ा। एग्जाम में पूछेगा कौन सा नहीं लड़ा, समझ आ रहा है। तो एग्जामिनर क्या करते हैं, अभी से बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में वो क्या करते हैं, सेंटेंस के बीच में एक नॉट लगा देते हैं। आप सोचते हैं नहीं हुआ था क्या, एग्जैक्ट में वो क्या होगा, बुक से ही बनते हैं क्वेश्चन, वो नॉट लगा के खाली आपको कंफ्यूज करते हैं। ह्यूमैनिटीज में नॉट नाम का चीज नहीं होता है। इस साल का सीजीपीएससी का पेपर उठाओ, 3 जगह पे नॉट लिखे थे, 3 क्वेश्चन पे, तीनों को अगर आप कट कर देते हो तीनों क्वेश्चन आपसे बन जाता बस।
तो पढ़ाई से ज़्यादा एप्लीकेशन भी ज़रूरत है। एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, वो नॉट को काटते क्वेश्चन बन जाता। अन्य दर्पण में आया था कि अन्य दर्पण स्कीम के अंदर ये 5 से 6 चीज़ें होंगी, तो नॉट उसमें से एक को लिखा था, वो भी नॉट को काट देते तो वो भी उसका आंसर होता। यूपीएससी का आप 2014 से लेकर 17 तक का पेपर सॉल्व कर लो, उसमें जहाँ भी नॉट लिखा उस स्टेटमेंट को काट देना, आंसर बन जाता है। फिर उन लोगों ने नया नया ट्रिक निकाला, उनको पता चल गया, बच्चों के पता चल गया है। फिर उन लोगों ने नया ट्रिक निकाला कि नहीं इस नॉट से तो काम नहीं चल रहा है, यूपीएससी वाले ने नया निकाला, पीएससी वाले निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें जो होती है आप ह्यूमैनिटीज़ में नहीं देखते। मैं धीरे धीरे कुछ ऐसे आइडियाज़ दूंगा आपको, अब इसको आपको कैरी करना है अपने दिमाग में, वो आपको एग्जाम्स के टाइम पे प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। मेंस में तो रिटर्न पार्ट हेल्प करेगा, जब हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न तो वो हेल्प करेगा। बट इसको ध्यान रखना कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। ओके, चलो तो ब्रेक फॉर 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का होगा कि हम सर आके स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, थैंक यू ऑल।